गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अभी तक हमने जो भी क्लासिफिकेशन वगैरह किया हुआ है ऑलमोस्ट सारा का सारा कवर कर लिया है और सारा का सारा अच्छे से समझ भी लिया होगा शायद। और मुझे लगता है कि आप जो है, अगर आपसे बोला जाए कि जितने भी ये क्लासिफिकेशन आपने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, सभी का अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स दो तो आप एग्जांपल्स दे सकते हो। ठीक है, जैसे जो ट्रू सॉल्यूशंस थे, ट्रू सॉल्यूशंस में और कोलाइडल सॉल्यूशन लास्ट में हम देख रहे थे। तो ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है, कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में अगर कोई बोले तो वो एक तरीके से हेट्रोजेनियस मिक्सचर तो नहीं लगता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की वजह से लगता है कि वो क्या चीज़ है कि अगर इसके थ्रू लाइट पास कराई जाए तो लाइट स्कैटर भी कर जाता है और लाइट का जो पाथ है वो सॉल्यूशन में दिख भी जाता है। और मेन जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है वो क्या है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होगा, ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज़ होगा, उसके जो पार्टिकल्स का साइज़ होगा वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होगा। और वहीं अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन है उसका साइज़ होगा, पार्टिकल साइज़, वो 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको क्लियर होगा। अच्छा, मैंने सेकंड लेक्चर में शायद एक आपको बात बोली थी कि कैसे लॉजिक्स हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपकी अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको हर चीज़ के पीछे, अगर कोई भी चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं है तो उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत गलत बात है। उसके पीछे एक कैच ये भी है कि मान लो कि आपने इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढो, लेकिन लॉजिक ढूंढने के चक्कर में आप लोगों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है आपको कि आर्ग्यूमेंट में आप फंस गए और आपसे जो बड़े हैं उनसे आप जाके आर्ग्यू कर रहे हो, तो वो एक उनकी डिसरिस्पेक्ट हुई। तो रीजंस के चक्कर में आप जो है लोगों को डिसरिस्पेक्ट करना मत स्टार्ट कर देना। हर किसी का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने माँ बाप का तो खास करके। और इनफैक्ट सोसाइटी में जो भी आपसे बड़े हैं, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जिनका सोसाइटी में कुछ ना कुछ वैल्यू है, यहाँ तक कि वो जो स्वीपर होता है, जो झाड़ू वगैरह लगाते हैं, छोटा से छोटा काम करते हैं, उनका भी जो है, उनका तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। अगर वो नहीं होते, जैसे अस्पताल में जो सफाई कर्मचारी होते हैं, अगर वो नहीं होते तो अस्पताल जो है गंदा सा होता। तो जिस अस्पताल में जो लोग ठीक होने जाते हैं उस अस्पताल में बीमारियों का समझ लो बसेरा है। तो एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है, और अच्छा इंसान तभी बना जाता है जब आप हर किसी को इक्वली रिस्पेक्ट दो। जो छोटा आदमी है उनको भी इक्वल उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना किसी बड़े आदमी को दो। ठीक है, तो चलो अब विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन के बारे में कह रहा है, अ सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एक सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। तो देखो, जहाँ पे भी मिक्सचर आएगा वहाँ पे आप तुरंत बोलोगे कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस तो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, एट्सेट्रा। अच्छा, इस एग्जांपल से तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हम शुरू में जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर की जिसकी बात कर रहे थे कि इसके पार्टिकल्स ऐसे होते हैं और ऐसा होता है, तो सस्पेंशन में वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिलती हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में वो सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपको सस्पेंशन में मिलेंगी। कोलाइडल में भी एक्चुअली मिलती हैं, लेकिन वो इतनी कम होती हैं वो प्रॉपर्टीज़, इतना माइन्यूटली वो चीज़ प्रॉपर्टीज़ दिखती हैं कि उसको हम ऑलमोस्ट नोटिस नहीं करते हैं, उसको जो है ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसको एज ए ट्रू सॉल्यूशन हम ट्रीट करने लगते हैं, एज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन ट्रीट करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। आगे कह रहा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन में कि सस्पेंशन इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट इज़ द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज़, ये भी क्लियर हो गया, इस एग्जांपल से ही क्लियर होता है ये। ठीक है, आगे कह रहा है कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये भी हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था। अगला पॉइंट कह रहा है द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज़ अनस्टेबल।
दो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इन द सेंस कि अभी मान लो आपने मिला दिया सैंड को पानी में, तो अभी सैंड पानी में इधर उधर तैर रहा है, कुछ देर के बाद वो सैंड का पार्टिकल सारा का सारा नीचे जाके बैठ जाएगा। अब वापस से आपने उस पानी को थोड़ा सा हिला दिया तो वापस से वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जो भी सेटल हो चुके थे सैंड पार्टिकल्स वो वापस से ऊपर इधर उधर घूमने लगेंगे। ठीक है, तो इसी से बोल सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है वो अनस्टेबल है। अगर वही शुगर सोल्यूशन होता या फिर सॉल्ट सोल्यूशन होता तो वो उसको कितना भी हिला लो, कितना भी इधर उधर कुछ भी कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, वो पार्टिकल्स नहीं दिखते, इधर उधर वो मंडरा नहीं रहे होते, घूम नहीं रहे होते। ठीक है, अगला पॉइंट है द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको पहले वैसे बोला हुआ था कि ये आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर सकते हो। इसके थ्रू अगर आप लाइट पास कराओगे तो लाइट का बीम भी आपको दिखेगा और लाइट थोड़ा सा स्कैटर करता हुआ भी दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन को फर्दर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स के बारे के थ्रू जानने की कोशिश करी गई है कि सस्पेंशन हम कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया हुआ है कि लेफ़्ट साइड में जो टॉप पे है सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो क्या होता है कि ये एक कोनिकल फ्लास्क होता है, ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसको सस्पेंड किया गया है इस रॉड के थ्रू। ठीक है, ये जो रॉड है इसके थ्रू सस्पेंड किया गया है, और उसके बाद ये जो फ्लास्क है कोनिकल ये कॉनिकल फ्लास्क नहीं है एक्चुअली, इसको फ़नल बोलते हैं। फ़नल को हिंदी में कुप्पी बोलते हैं, जिससे तेल वगैरह एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पास कराते हैं, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं। तो ये फ़नल होता है। अब फ़नल को जो है ये जो स्टैंड है, स्टैंड में ऐसे जो है इसको फंसाने वाला आता है। ठीक है, ताकि वो एक जगह पे स्टेबल रहे और वो उधर से कहीं पे हिले नहीं। अब उसके नीचे एक बीकर रखा हुआ है। ठीक है, बीकर में क्या किया हुआ है कि बीकर को खाली बीकर रख दिया है। अब क्या है कि ये एक मिक्सचर जो है एक दूसरा बीकर है, उस बीकर में मिक्सचर पड़ा हुआ है, और उस मिक्सचर से ये जो आपका फ़नल है, फ़नल के ऊपर जो है फ़िल्टर पेपर लगा दिया गया है। अब फ़िल्टर पेपर के ऊपर जब ये मिक्सचर डाला जाएगा तो एक एक बूंद करके ये नीचे जो ये बीकर दिया हुआ इस बीकर में गिरेगा, सारा का सारा वो जो मिक्सचर होगा, और एक टाइम के बाद सारा का सारा जो ऊपर जो मिक्सचर आपने डाला हुआ था उसमें जो सारा लिक्विड का पार्ट होगा वो छन के नीचे चला आएगा, और फ़िल्टर पेपर में जो बचेगा वही एक तरीके से सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंशन पार्टिकल्स होंगे, जो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो मिलते नहीं हैं। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ग्लास रॉड होता है। ग्लास रॉड क्या होता है बेसिकली? ग्लास रॉड एक ग्लास का शीशे का रॉड होता है। शीशे का रॉड यूज़ क्यों करते हैं? शीशे का रॉड हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि ये जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो। जैसे पानी वहाँ पे जैसे रुका हुआ रहेगा, आप थोड़ा सा ग्लास रॉड से उस पानी को थोड़ा सा हिला दोगे तो जो भी ये रेसिड्यू यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होगा, रेसिड्यू वहाँ से उसके पास से हट जाएगा, पानी जिस पाथ से नीचे जा रहा होगा, और पानी का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा नीचे गिरने का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड वन इज़ सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज़ अनस्टेबल। ये भी आपको पता ही है कि कुछ टाइम के बाद ये ऐसे ही सेटल डाउन हो जाएगा, फिर वापस आपने इसको शेक कर दिया तो वापस से पहले जैसा हो जाता है। थर्ड वन इज़ सॉलिड पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एंड द पाथ ऑफ द लाइट इज़ विजिबल। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट इसमें किया हुआ है कि इसमें देखो दो बीकर दिया हुआ है, एक ये लेफ़्ट, एक ये वाला बीकर है लेफ़्ट वाला, और ये एक राइट वाला बीकर है। तो इसमें क्या है कि एक बीकर में ये देखो लाइट दिख रहा है और दूसरे वाले बीकर में लाइट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा वाला बीकर के में होमोजीनियस सॉल्यूशन होगा और कौन से वाले में हेट्रोजीनियस। तो जिसके थ्रू लाइट विजिबल होगी वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस, और जिसके थ्रू लाइट विजिबल नहीं होगी वो हो जाएगा
होमोजीनियस। सेम इस वाले में भी आप बोल सकते हो, इस वाले फिगर को भी देख के आप बोल सकते हो कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से आप समझ रहे होगे। फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप बार बार, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि कभी बिल्कुल भी आपको शर्म नहीं करना है। अभी आप शर्म करोगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। अभी अगर आपको नहीं आता, छोटी सी भी बात हो, बहुत ऐसा लगता हो कि यार ये चीज़ अगर मैंने सर से पूछ लिया तो बेइज्जती हो जाएगी, तो ये नहीं सोचना है। अपना फ़ायदा देखना है कि इससे मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट भी वही सस्पेंशन का ही एक एक्सटेंडेड वो है। वो ये एक तरीके से उसी का एक्सपेरिमेंट है, नथिंग एल्स। इसमें कह रहा है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द कोलाइड particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. तो टिंडल इफेक्ट किस में होता है? ये किस में होगा? जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा उसमें ही आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसमें कह रहा है कि लाइट एक तो विजिबल होगी और जो बीम होगी वो थोड़ा सा स्कैटर्ड आपको दिखेगी। Tyndall effect can be seen when light enters a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particles. तो ये जो सेकंड फिगर दिया हुआ है, ये जो मिडल वाला फिगर दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। आप अपने घरों में भी देखोगे कि आपके घरों में जो खिड़कियों से सुबह के टाइम पे लाइट आती है तो उसमें पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं, जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो दिख रहे होते हैं। और उन धूल के पार्टिकल्स की वजह से जो लाइट है वो अपने पाथ से थोड़ा सा स्कैटर हो जाता है। उसकी अगर पाथ का जो मोटाई होगा वो जितना भी होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा इसका पाथ अब हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि स्कैटर हो रहा है लाइट। और दूसरा, एक तो लाइट स्कैटर भी होता है और दूसरा लाइट विजिबल भी होता है। तो जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में से तो वो सारा का सारा लाइट आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो आप इससे बोल सकते हो कि ये वाला जो इफ़ेक्ट होता है, ऐसा इफ़ेक्ट जिसमें लाइट स्कैटर भी हो रही हो और लाइट विजिबल भी हो किसी भी सॉल्यूशन में, तो इस तरह के इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट। तो ये जो सबसे राइट कॉर्नर में ये वाला फ़ोटो दिया हुआ है, इस फ़ोटो में ये जो लिखा हुआ है वही कहना चाह रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ये जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं या लाइट होता है वो स्कैटर होता है। आपके घरों में क्या था? आपके घरों में जो डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर हो रहा था। अब फॉरेस्ट में डस्ट वगैरह तो रिलेटिवली थोड़ा सा कम होता है। मान लो बारिश वारिश हुई हो तो डस्ट वगैरह और कम होंगे, और वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं तो डस्ट वैसे भी कम होगा। तो वहाँ पे स्कैटर करने का काम कौन करता है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो। ठीक है, चलो आज ये इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।